दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नालंदा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 5,75,000 की लूट से जुड़ी हुई यह घटना, जहां बाइक पर सवार लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 5,75,000 की लूट की गई है। नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक बड़ी लूट की घटना को लुटेरों ने अंजाम दिया। इमादपुर मोहल्ले की यह घटना है और पुलिस को लुटेरों की तलाश है। पुलिस छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक पर ये लुटेरे सवार थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इमादपुर मोहल्ले की घटना है। हम और हमारे भाई और टोटो ड्राइवर था। जैसे ही कब्रिस्तान का मोड़ पार किए, उस टाइम एक अपाचे और आगे बढ़ते के साथ आगे पीछे 5 लड़के थे, 5-4 लड़के थे और बोरिंग के पास रोक के सबके हाथ में सामान और उसने भिड़ा के हमारा बैग और हमारे भाई का बैग छीन लिया। कितना था पैसा? एक बैग में 3,75,000 और एक में 2 लाख कुछ रुपये। और अगली खबर है वैशाली के भगवानपुर से, जहां बाया नदी का कहर बढ़ता जा रहा है। बाया नदी का बांध टूटने के बाद नदी का जो पानी है वो नए इलाकों में प्रवेश कर चुका है और इसके कारण हुसैना के बाद करहरी पंचायत के दर्जन भर गांव के जो लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं और इस इलाके के तकरीबन 10,000 घर पानी में डूब गए हैं। साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। पानी की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। और इसमें बहुत आदमी जो है घर छोड़ के ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, माल जाल बकरी सब लेकर के। बांध टूट गया है। बांध टूट गया है। इस पर अभी मुखिया जी भी नहीं आए हमारे गांव की तरफ इधर देखने के लिए। कोई सूचना ही नहीं है कि हाँ क्या है ना है। सीओ सब आए हैं कि नहीं? कोई नहीं आया। कोई पूछने देखने नहीं। तो कैसे खाते उते हैं? बस अभी वही चूड़ा वूड़ा खरीद के लाते बाजार से और खाते, मीठा उठा ही खाते। कहाँ जाओ? उन्हें सब दह गेले तो बांध पर नहीं गुरु तो कहाँ जाओ? बाया नदी के बांध टूट गया। हाँ। कई दिन से यहाँ आती? 10-15 दिन से। तब मुखिया जी सब ना कुछ नहीं आया है। हमें कुछ नहीं आया। कोई ना पूछे वाला है। खाना उना कैसे खा रही है? मरद अपन जो पहलुका कमा के रख ले सो सांप उप से भी डर लगैया। हाँ। रात में जंगली जानवर आवत होते यहाँ पर। तो अबे करते होते। तो की कहै से करेला की कहै से। इधर दानापुर के धनरुआ प्रखंड के कई गांवों में दरधा और कररुआ नदी का पानी घुस आया है। गांव के लोग ऊंची और सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। भखड़ी गांव में रोड पर पानी बह रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मुस्तफापुर नदी के किनारे बना बांध कभी भी टूट सकता है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इसको आगे प्रोसेस करा जाए। इधर शेखपुरा में अपराध नियंत्रण को लेकर अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस जवान इन दिनों काफी समस्याओं से घिरे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी इनके आवास को लेकर है। शेखपुरा का आरक्षी केंद्र बिस्कोमान के जर्जर खंडहर नुमा भवन में है, जिसमें 150 से ज्यादा पुलिस बल का आशियाना है, जो किसी कबाड़ खाने से कम भी नहीं। बरसात के दिनों में इन पुलिस जवानों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। छत से टपकते पानी के कारण पुलिस जवान को रत जगह तक करना पड़ता है। हम लोग का प्लास्टिक का इशू किया गया है। प्लास्टिक लगा लेते हैं हम लोग, फिर अपना सो जाते हैं। मतलब बरसात में आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं? हाँ, दिक्कत तो होता है, लेकिन प्लास्टिक मिल गया है तो करकट पर पानी छूता है। बेड मोड़ के ड्यूटी जाते हैं तो बेड मोड़ देते हैं। यहाँ से बहुत दिक्कत होता है, मैंने कि सूतने में खास करके पानी पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। इधर नगर विकास विभाग ने गीले कचरे से जैविक खाद तैयार करने की योजना बनाई थी। जैविक खाद को किसानों के बीच बेचकर राजस्व बढ़ाने की योजना थी, लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ये योजना जमुई में धरातल पर नहीं उतरी। कचरा डंपिंग यार्ड में लाखों रुपए खर्च कर कंपोस्ट पिट बनाए गए, जिसमें कई आज भी अधूरे हैं। लाखों रुपए के सामान की खरीदारी हुई, लेकिन गीले कचरे से जैविक खाद अब तक नहीं बन सका। केसी कुंदन ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मई 2019 में सरकार के नगर विकास विभाग ने यह निर्देश दिया था कि जो गीला कचरा है उससे अब कंपोस्ट बनाया जाएगा, मतलब जैविक खाद तैयार कराया जाएगा और वो जैविक खाद को बेचकर
नगर परिषद राजस्व वसूलेगी और उससे नागरिक को सुविधा दी जाएगी। लेकिन शहरी को सुविधा देने वाली जो कंपोस्ट बनाने मतलब जैविक खाद बनाने वाली जो योजना थी, उसका हकीकत जमुई में देखा जाए तो अभी तक इस योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जाएगा। जबकि 2 साल पहले जब निर्देश के बाद यह कंस्ट्रक्शन कराया गया है। देख सकते हैं ये जो डंपिंग यार्ड है, कचरा का डंपिंग यार्ड है, वो इस डंपिंग यार्ड में लाखों रुपए खर्च कर ये पीट बनाए गए थे, कंपोस्ट पीट बनाए गए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सब बेकार हो रहा है। और जो योजना थी, जो गीले कचरा से कंपोस्ट बनाने का, जैविक खाद बनाने की योजना, वो धरी की धरी रह गई है, वो मूर्त रूप नहीं दिया गया है। जबकि उस योजना के नाम पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं, कई मशीन खरीदे गए हैं, लेकिन न उनका इस्तेमाल होता है न कुछ। जबकि 2 साल पहले निर्देश दिया गया था। अब इस हालात में न कचरा का सही इस्तेमाल हो रहा है और न जो कंपोस्ट बनाने के नाम पर जो बनावट की गई, कंस्ट्रक्शन किया गया, उसका इस्तेमाल हो रहा है, जबकि लाखों रुपए खर्च हुआ। अब एक बार फिर नगर परिषद यहाँ दावा कर रही है कि इसको फिर से नए सिरे स्टार्ट किया जाएगा और तब इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। जबकि 2 साल से अधिक समय बीत गया, उससे पहले ही विभाग ने निर्देश दिया था कि शहर में जो गीला कचरा है जो उसे जैविक खाद बनाया जाए और उस जैविक खाद को बेचकर राजस्व को प्राप्ति किया जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और इस बारे में नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह नगर विकास विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो कचरा गीला और सूखा सेग्रीगेट हो, गीले कचरे से कंपोस्ट का निर्माण हो और किसानों के बीच वो डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि कचरा कम से कम दिखे, कचरा को कचरा के रूप में लोग ना समझें, उससे भी रेवेन्यू का स्रोत जनरेट हो। यह योजना है नगर विकास विभाग की, बहुत ही अच्छी योजना है और इसके लिए कंपोस्ट पिट हर नगर निकाय में बनाए गए। और सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी अपने एजेंडे पर काम करती है, मगर गठबंधन में होने के कारण कई फैसले बीजेपी नहीं ले पा रही। हमारे साथ मौजूद हैं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, बात करते हैं। सम्राट जी, आपने कहा कि गठबंधन की सरकार है, 4 पार्टियों की सरकार है, इसलिए कई ऐसे निर्णय जो हैं वो नहीं लिए जा सकते जो लिए जाने चाहिए। देखिए, भाजपा अपने एजेंडे पे काम करती है। 1952 से हमारा 370 का मुद्दा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम लोगों को अंत्योदय की योजना की कल्पना की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना और सभी चीज़ों को स्थापित करने का प्रयास किया गया। आज आप समझ लीजिए कि जहाँ पर भी कोalition की गवर्नमेंट होगी, वह स्वाभाविक है सारे पार्टियों के अपने विचारधारा हैं और उसके बाद सरकार चलानी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक बिहार का परिवेश है, यहाँ 24 बरस से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोग काम कर रहे हैं और 16-17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश जी काम कर रहे हैं। एनडीए की विचारधारा और एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये जरूर कहता हूँ कि 4 पार्टियों की विचारधारा को एक साथ काम करना थोड़ा, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना और जो स्थिति बनती है उसमें सबकी बातों को रख पाना थोड़ा कठिनाई होती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना काल में डिजिटल क्रांति से छात्र खुश हैं। कटिहार में बच्चों ने कहा कि शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। देखिए हमारे सहयोगी सुब्रत की ये रिपोर्ट। कभी भारत में गुरुकुल के शिक्षा चर्चा में रहने के बाद अब शिक्षा व्यवस्था गूगल पर केंद्रित हो गया है। इस बीच कोरोना के तीसरे लहर के चर्चा के बाद जो 10+2 का परिणाम आया है, उसमें असेसमेंट के आधार पर परिणाम आया है। कटिहार के ये प्रतिष्ठित विद्यालय है और इस विद्यालय में 2 छात्र छात्रा 95% से ऊपर लाए हैं और कई छात्र छात्रा और अच्छे परिणाम। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आ रहा है और अगर तीसरा
तीसरा लहर आता है तो एजुकेशन सिस्टम कितना प्रभावित हो सकता है। आइए बात करते हैं इन बच्चों जी, कितना प्रभावित हो सकता है तीसरे लहर आ जाता है तो मोबाइल के माध्यम से डिजिटली हो गया, क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या शिक्षा व्यवस्था क्या असर पड़ सकता है? कि अगर तीसरा लहर आता है तो ऐसे इस बार जो अभी परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव असेसमेंट क्राइटेरिया निकाला गया, लेकिन तीसरी लहर में हर बार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बेस्ट इवैल्यूएशन का तरीका एग्जामिनेशन ही है अभी प्रेजेंट मेथड से। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा कि बच्चा का डेली टू डेली जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का वो देखना होगा और इसमें टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। अगर तीसरा लहर भी आता है तो जैसे अभी चल रहे ऑनलाइन क्लासेस वैसे ही चलती रहनी चाहिए और जो बाकी रूरल एरियाज़ है वहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए ताकि उन लोग को भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी सब चीज़ प्रोवाइड हो सके। आकस्मिक वैश्विक एक हम लोग संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें सरकारों ने इधर ध्यान भी दिया है, जैसे कि आप जानते हैं कि गांव-गांव डिजिटल फाइबर बिछाया जा रहा है। और सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। देश के कई राज्यों में आज से स्कूल खुल गए, जबकि कई राज्य अगले कुछ दिनों में स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य किया गया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में खुले स्कूल। स्कूल जाना पूरी तरह से स्वैच्छिक। देश भर में कोरोना काल के बीच पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल गए, जबकि झारखंड के स्कूल्स में बच्चों की पढ़ाई अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है। पंजाब में प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक, उत्तराखंड में 6वीं से लेकर उच्च शिक्षा तक, छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए, झारखंड में कोचिंग सेंटर खोले गए। स्कूल में भी हमें पूरी सेफ्टी रखनी है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, वो मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस रखनी है, बैठने में भी, बात करने में भी, और बाकी तो हम थोड़ा बहुत तो करेंगे ही। ऑनलाइन क्लास में तो बच्चे उतने नहीं पढ़ पा रहे कि बच्चों गेम खेलने में, टीवी देखने में बहुत व्यस्त हैं और पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चों की, इसलिए स्कूल में जितनी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी उतनी घर पे नहीं हो पाएगी। तो मैम बोली कि 9 तारीख को स्कूल खुलेगा, अभी ऑनलाइन ही क्लास चलेगा। देश के 8 राज्यों में 15 जुलाई से स्कूल खोले जा चुके हैं और कई कक्षाओं की ऑफलाइन पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, पुडुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल है। लेकिन कोरोना के चलते स्कूलों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें स्कूल भेजने का फैसला अभिभावकों पर है। अभिभावकों को अनुमति पत्र स्कूल में देना है। एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट बैठ सकता है। हर एक स्टूडेंट्स के बीच में 6 फीट की दूरी अनिवार्य है। रोजाना कक्षाओं को सैनिटाइज किया जाना है। कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए नोडल ऑफिसर रहेगा। शिक्षक और अन्य स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। ऑनलाइन स्टडी में कभी कभी कुछ नेट की प्रॉब्लम होने के कारण कभी क्लास बंद हो जाती थी या कुछ समझ नहीं आती थी, बट अब अगर हमें कोई समझ नहीं आएगी तो हम मैम से पूछ सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में और स्कूल आके पढ़ना बहुत फर्क है उन दोनों में। पेरेंट्स की कंसेंट लेके ही हम बच्चे को क्लास में बिठा रहे हैं। जो नहीं आएंगे उनकी जूम पे क्लासेस चलेंगी, घर पे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली, यूपी, केरल समेत कई राज्यों में भी स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन ये बात साफ है कि बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और इस दौरान केंद्र से मिलने वाली राशि और शिक्षा नीति पर दोनों के बीच बातचीत हुई। विजय चौधरी ने 7वें वेतन आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक राशि बढ़ाने की मांग की। जो 7वां वेतन आयोग लागू किया गया तो ये केंद्र सरकार की वचनबद्धता है कि 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक जो बढ़ा हुआ स्केल कॉलेज या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के शिक्षकों को दिया जाएगा, तो इस अंतर वेतन की राशि का 50% केंद्र सरकार देगी।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 1-0 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है और ये ओलंपिक इतिहास में पहली बार हुआ है जब टीम इंडिया की जो महिला हॉकी टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंची है और सेमीफाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। भारत की तरफ से एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने खेल के 22वें मिनट में किया। टीम इंडिया के लिए यह जीत बेहद खास है क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम की शुरुआत टोक्यो ओलंपिक में ठीक नहीं हुई और उसे 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन रानी रामपाल की अगुवाई वाली टीम ने हार नहीं मानी। शानदार तरीके से एक के बाद एक मुकाबले जीता और सेमीफाइनल तक टीम इंडिया पहुंच चुकी है। और एक नजर डालते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक में अब तक के सफरनामे पर। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम का क्या सफर है, ये हम आपको बता रहे हैं। पहले मैच में नीदरलैंड से 5-1 से टीम इंडिया हारी। दूसरे मैच में जर्मनी ने 2-0 से भारतीय टीम को मात दी। तीसरे मैच में ब्रिटेन ने 4-1 से भारत को हराया और पहले 3 मैच के बाद भारत ने की शानदार वापसी। चौथे मैच में दक्षिण अफ्रीका पर 4-3 से जीत दर्ज की। 5वें मैच में आयरलैंड को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में भारत ने जगह बनाई और क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और सेमीफाइनल में 4 अगस्त को अर्जेंटीना से मुकाबला होना है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की शानदार जीत पर भारतीय हॉकी संघ के उपाध्यक्ष और झारखंड हॉकी संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने बधाई दी। उन्होंने आज के दिन के जश्न का दिन बताया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया पर दर्ज जीत पर खुशी जताते हुए आगे भी शानदार खेल जारी रखने का भरोसा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत के विरुद्ध का इस जीत के विषय में जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी बोला जाए वो आज कम होगा। मेरे ख्याल से इस सदी का एक शानदार जीत है। हमारे बेटियों ने, भारत के बेटियों ने हॉकी मैच कमाल कर दिया, एक इतिहास रच दिया और मेरे तरफ से भारतीय हॉकी महिला टीम को दिल से बधाई, बहुत बहुत बधाई। रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई के वंचित समुदायों के लिए मुफ्त कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस अभियान की शुरुआत की। मुंबई के वर्ली कोलीवाड़ा की जनता कॉलोनी से अभियान को शुरू किया गया है जो पूरे मुंबई में चलाया जाएगा और इस टीकाकरण अभियान का मकसद वंचित समुदाय के लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त मुहैया कराना है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान को तेज करना है। मुंबई में सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल और BMC के सहयोग से इस अभियान को चलाया जा रहा है। मेरठ में एक स्कूल ने अभिभावकों के वैक्सीनेशन कराने पर 1.5 करोड़ रुपए की स्कूल फीस माफ कर दी। टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। मेरठ का वेद इंटरनेशनल स्कूल इन दिनों पूरे सूबे में चर्चा के केंद्र में है। इस स्कूल के चेयरमैन अजीत कुमार ने वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए एक बेहद अच्छी पहल की है। स्कूल प्रबंधन ने टीकाकरण को प्रमोट करने के लिए ऐलान किया है कि जो भी अभिभावक वैक्सीनेशन करवाएंगे उनके बच्चों को स्कूल की फीस में 42% से लेकर 67% तक की छूट दी जाएगी। वैक्सीन जो लगवा के आएंगे उन्हें तत्काल छूट दे दी जाएगी और ये हम अपनी फीस पे 8 माह से लेकर 5 माह तक की फीस में छूट दे रहे हैं सर। वेद इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन के इस फैसले से जहां अभिभावक बेहद खुश हैं, वहीं स्कूल के चेयरमैन अजीत कुमार का कहना है कि कोविड-19 के चलते कईयों ने अपनों को खोया है और कई अभिभावकों के काम धंधे पर बुरा असर पड़ा है और वो कतई ये नहीं चाहते कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आए। उनका कहना है कि स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावक
परिवार की तरह हैं, इसीलिए ये उनका कर्तव्य है कि वो बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखें। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन का दावा है कि स्कूल फीस में रियायत के साथ साथ प्रबंधन बच्चों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहा है। आज हमारे संस्थान बेहद दिक्कत में हैं और कम से कम 50% संस्थान बंद होने के बंदी की कगार पे हैं सर। और अगर ये लंबा चलता रहा तो ये एजुकेशन सेक्टर, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगे सर, ये मैं कहना चाहूँगा। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि अभिभावकों को राहत देते हुए स्कूल प्रबंधन ने सरकार से ये भी अपील की है कि प्राइवेट स्कूल को हो रहे भारी नुकसान के चलते प्राइवेट स्कूल बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और तकरीबन 50% संस्थान बंदी की कगार पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को प्राइवेट स्कूल के बारे में सोचना चाहिए। बहरहाल किसी प्राइवेट स्कूल की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर चलाई जा रही ये मुहिम वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद है सरकार इनकी अपील पर ध्यान देगी और साथ ही साथ दूसरे स्कूल भी वेद इंटरनेशनल स्कूल से कुछ सबक लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।